नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। ये पहली खबर है। बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन ये लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई नेता तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी खबर भी हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी है। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां राजनांदगांव जिले में छात्राओं को धमकी देने वाले डीईओ अभय जायसवाल को हटा दिया गया। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, यानी कि सूची जारी है लेकिन बगावत का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट आ गई। पार्टी में बगावत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि उम्मीदवारों की सूची से कई लोग नाराज हो गए। बुधवार को पहली लिस्ट आई। 24 घंटे में 22 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। टिकट नहीं मिली और इससे नाराज ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत 20 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला के बेटे हैं। अब तक 250 से ज्यादा नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें से कुछ नेताओं ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर दिया, तो कई पार्टी पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर भाजपा में हुई इस बगावत को देखते हुए अब कांग्रेस भी अपने विधानसभा उम्मीदवारों की सूची फिलहाल उसने टाल दी है। कांग्रेस 66 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है और इनमें अब कुछ बदलाव भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो टिकट बटा बगावत शुरू हो गई। हरियाणा के 26 हलकों में घमासान मच गया। मंत्री, विधायक समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री ने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो करीब 22 विधानसभा सीटों पर भाजपा जो समर्थक हैं, पदाधिकारियों ने विरोध जताया। टिकट उन्हें नहीं मिली है। नाराज मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री समेत 14 नेताओं ने इस्तीफे दे दिया है। कुछ के जो आंसू हैं वो छलकने लगे, कुछ ने सोशल मीडिया पर वो इस्तीफा जो है वो शेयर कर दिया। इस तरह की स्थितियां बन गई। राज्य के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक लक्ष्मण दास, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योराण, प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा और पीपी की टेस्ट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सत्यप्रकाश शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं, विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर जब चुनाव होता है तो नेताओं के जो अरमान है वो जागते ही हैं टिकट को लेकर, लेकिन रिवायत तो यही रही है कि कुछ को मिलती है और कुछ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सपने टूट भी जाते हैं। अब किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं बीजेपी में? देखिए, पहली बात तो कि आज पार्टी का स्वरूप बहुत बड़ा हो गया और उसमें कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या भी उसी अनुरूप बड़ी हो गई है। और जब इतना बड़ा तनबा होता है तो स्वाभाविक उसमें महत्वाकांक्षा बढ़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने ये कहा है कि हम पार्टी के इस्तीफा दिया या कोई नाराजगी है, स्वाभाविक है, सब जगह ये होता ही है और कांग्रेस के अंदर होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत करके जो अपने एक बड़ी सूची प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए सौंपी थी, तो ये स्वाभाविक था कि इस प्रकार का होगा। लेकिन परसों से स्थिति कल ठीक थी, कल से आज ठीक और आज से कल दिखेगी। और कल चलते चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और वोटर ये तीनों एक दिशा में चलने वाले हैं। और जहां जहां कोई भी इस प्रकार का असंतोष दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व सजग है और वो सब उन नेता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और स्थिति हम कहते हैं कि बेहतर है, सबकी नाराजगी प्राथमिक तौर पर है, लेकिन ये सब धीरे धीरे पार्टी के साथ चुनाव के अंदर
आप सबको दिखाई देंगे। जी, वेद प्रकाश जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, कहा जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी में हाल मचा, तो कांग्रेस हालांकि कहा जा रहा था कि लिस्ट जारी करने वाली थी, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बीजेपी में बनी, उसे लेकर अब लिस्ट को टाल दिया गया। देखिए, ये बात ही गलत है। हमने 23 तारीख को घोषणा कर दी थी, 23 अगस्त को, कि 3 तारीख को, 3 सितंबर को हमारी सीईसी की बैठक, पहली बैठक होगी। और उस बैठक के बाद सीईसी की पहली बैठक हुए बगैर उम्मीदवारों की घोषणा कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब है सीईसी ने हमारी 66 सीटों की हरी झंडी दी है 3 तारीख को, और 24 सीटों के लिए कमेटी बना दी। अब जब हमारी सीटों का डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो हम एक पार्ट हम घोषित कर सकते थे कल तक, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम क्यों नहीं कर पाए कि बीच में हमारे साथियों ने हमसे रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हम गठबंधन करना चाहते हैं। अब उनसे हमारी चर्चा हो रही है। क्या आप मुझे बताइए, उनसे चर्चा किए बगैर हम अपनी सूची घोषित कर सकते हैं क्या? जबकि भाजपा की 25 तारीख को सीईसी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी, और मोहनलाल बड़ौली जी ने 25 तारीख को ही ऑन रिकॉर्ड कहा था, तो इनके अध्यक्ष है, कि 55 सीटों की हमने फाइनल कर लिया है, कल घोषणा हो जाएगी, और लाडवा से मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, और किसी का उन्होंने बताया नहीं था। हालांकि उसके बाद 10 दिन तक मुख्यमंत्री जी इनकार करते रहे कि मैं लाडवा से नहीं लड़ूंगा, मैं तो करनाल से ही लड़ूंगा, वो आपके सामने हो गया। तो 13 दिन डिले इनका हुआ है, हमारा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, हमारे मित्र शास्त्री जी कह रहे थे परिस्थितियां ठीक हो रही हैं। मन को बहलाने के लिए गालिब खाल अच्छा है, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। आज तक जितने लोगों ने बगावत की थी, एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 250 से ज्यादा इनके प्रमुख नेता बगावत कर चुके हैं। इनके 2 सांसद, एक सांसद जो कुरुक्षेत्र से ये आयात करके लाए थे नवीन जिंदल को 15 मिनट पहले, जिसको टिकट थमाई थी, उसकी मां ने बगावत कर दी, सांसद ने बगावत कर दी। आप ये मान के चलिए। शास्त्री जी, सीएम सैनी ये कहते हुए नजर आए कि एक फूल तो एक ही होता है, अब इतने सारे लोगों को तो बांटा नहीं जा सकता, मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है। मैडम मैंने ये कब कहा है कि भाई 90 लोगों को टिकट मिल जाएगी? मैंने बगावत की बात की है। मैं मानता हूँ एक आदमी को टिकट मिलेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तो अपने आप को अनुशासित पार्टी में डिफरेंस कहते थे। अभी शास्त्री जी ने दमगड्ढा ठोक दिया कि हम विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है कि 6 उम्मीदवार लोकसभा के अंदर आयोजित करके लाने पड़े। परिवारवाद का विरोध करते हैं, पर परिवारवादियों को टिकट देते हैं। इनका मैं शब्दों में इनकी बात कह देता हूँ। मोदी जी को, भाजपा को कांग्रेसी परिवारवादी पसंद है, भ्रष्टाचारी अवसरवादी पसंद है, यूज एंड थ्रो करना इनकी सुगल है, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देना इनकी नीति बन चुकी है। इसकी टोपी उसके सिर पर रखकर भाजपा ने स्वयं मान लिया कि चुनाव ये हरियाणा में हार रहे हैं। यही संदेश जनता में। जी, आपका जवाब, आपका काउंटर आपने सुना जिस तरह से विद्रोही जी कह रहे हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से यशराज विद्रोही जी इसीलिए थोड़ा ठीक बोल पा रहे हैं कि इनकी अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। मैं जो कह रहा हूँ कि और जिस प्रकार से स्वयं मान रहे हैं कि आज की स्थिति और है, कल की मैं नहीं कह सकता। कल की मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता पार्टी के साथ लगेगा। चुनाव में अभी देरी है, और धीरे धीरे करके मान माहौल जो करनी होती है पॉलिटिकल सेक्टर में, आप भी जानते हैं, विद्रोही जी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यदि सहजता से कोई मान ले तो फिर वो राजनीति नहीं माना होती। लेकिन शास्त्री जी, मान मनव्वल का दौर तो चलेगा ही, लेकिन कैसे मनाएंगे? 250 से ज्यादा लोग के नेता हैं, अब नाराज हो गए हैं, कैसे पार्टी उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी, अपने तरफ अपने पाले में लाएगी? देखिए, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरे कार्यकर्ता दूसरे पक्ष को कमजोर करने के कई प्रकार किए जाते हैं, उपयोग किया जाता है। ये नीति है भारतीय जनता पार्टी का। कार्यकर्ता प्रारंभ से लेकर आज तक वो कभी भी इसलिए नहीं जुड़ा भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे एमएलए एमपी या बनना। मैं राष्ट्र में जो परिवर्तन है, कांग्रेस ने जो विदेशी विचारधारा को इस देश के नस नस में डालने का काम किया, देश को तोड़ने का जो काम किया, 47 के लेके 47 के पहले से भी लेके इस योजना से देश का विभाजन कांग्रेस ने स्वीकार किया। और जिस प्रकार से विभाजन के बाद भारतीय जनमानस के जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ एक के बाद एक दगा धोखाबाजी और उसको कमजोर करने की नीतियां थी, उसके कारण से ही जन्म भारतीय जनता पार्टी का हुआ।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले लोगों ने ये तो बिल्कुल आप जुड़ेंगे या टूटेंगे या फिर बगावत होगी या क्या कुछ होगा। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे, विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कई नेता जिस तरह से एक के बाद एक विकेट गिरते हुए चले जा रहे हैं हरियाणा में। हालांकि सीएम नायब सैनी ये कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब कमल का फूल है, एक ही को मिलेगा, बार बार हर किसी को तो दे नहीं सकते। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो आक्रोश को हालांकि कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई नेताओं का जो दर्द है वो साफ तौर पर छलक गया, आंसुओं के माध्यम से बह गया और कई इस्तीफा को शेयर भी करते हुए दिखे। और चलिए अब बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर बहस है। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने का फैसला लिया। प्रदेश भर में जनगणना संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। कांग्रेस नेताओं ने प्रत्येक पोलिंग बूथ तक पहुंचने का लक्ष्य तय कर लिया और इस दौरान कांग्रेस संविधान वाचन कार्यक्रम का भी आयोजन करेगी। कांग्रेस पोलिंग स्तर पर संविधान रक्षक भी बनाने की तैयारी में है। तो जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है। संविधान वाचन और जातिगत जनगणना, गांव-गांव, घर-घर पहुंचेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का वो पहुंचेगा। जातिगत जनगणना की आवाज लगातार उठाई जा रही थी और खुद ये कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस द्वारा जो जातिगत जनगणना है वो करवाने की बात कह चुके हैं। और इधर मुकेश नायक ने भी इसे लेकर कहा कि पीसीसी प्रदेश भर में जातिगत जनगणना जो अभियान है वो चलाएगी, जिससे समाज के जो निचले तबके हैं उनका भला हो सके। इसके लिए ये जनगणना जारी की जा रही है। तो संविधान वाचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाने वाली। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जातिगत जनगणना पर जोर दिया जा रहा है, क्या खास मकसद है मिश्रा जी इसका? देखिएगा, मौजूदा परिस्थिति में जातिगत जनगणना देश के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है और एक सामयिक जरूरत देश की हो चुकी है। और कांग्रेस का जो ये दूरदृष्टि सपना था जिसे राहुल गांधी जी ने संजोया है, उस पर कमोबेश अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दर्ज करा दी है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी जो उनके रिमोट से संचालित होती है उन्हें निर्देशित किया है कि आप इसके साथ काम कीजिए। तो उसकी उपादेयता स्पष्ट हो रही है कि जब संघ परिवार जो हमारा वैचारिक शत्रु है वो कांग्रेस के इस महाअभियान की सफलता की कामना कर रहा है और उसमें सहभागिता दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारी उपलब्धि है। जी मिश्रा जी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कि 50 साल बाद इस तरह का जो खेल है समाज को समाज से भड़काने का, वो हम नहीं चलने देंगे। तो वो मोहन भागवत जी से बात करें, हमारा निर्णय तो सही है। ऐसा कहकर भागवत जी का विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भागवत जी बताएं और भाजपा जाने, हम कोई उनके आइडियोलॉजी पर या उनके प्रोग्राम पर तो चल नहीं रहे हैं। हमारा प्रोग्राम देश के हित में है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा संघ परिवार का पहली बार अपनी जिंदगी में कि उन्होंने इस सामूहिक कदम की सराहना की है। अब भाजपा और मोहन भागवत जी जाने कि उन्हें क्या करना है। मिश्रा जी, लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो उससे क्या फायदा होने वाला है? किस तरह की स्थितियां बन रही है? क्या सोच रही है कांग्रेस? किसके बाद किस तरह का फायदा जो है वो मिलेगा पार्टी को? देखिए, उसको पार्टी का फायदा नहीं मिलेगा। उससे आज तक जो अपने अधिकारों से जो वर्ग वंचित रहा है इसका लाभ उसे मिलेगा। किस तरह के अधिकार मिश्रा जी? उस अनुपात से मिलेगा। मिश्रा जी, किस तरह के अधिकारों से वंचित है अभी एक वर्ग जो है? तमगा आपने कहा कई तरह के अधिकारों से वंचित है। आप बताइएगा कि एक वर्ग अपनी संपन्नता को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, और दूसरा वर्ग सिर्फ निहार रहा है अपनी विपन्नता को लेकर। तो जब समाजवादी समाज रचना हमारे संविधान में उल्लेखित है तो उसका परिपालन नजर भी आना चाहिए ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बड़ा अभियान चलाने जा रही है, क्या कहेंगे? इस मकसद का उद्देश्य क्या पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद की बात करती है, समता युक्त शोषण मुक्त समाज की स्थापना को लेकर काम कर रहे हैं।
एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपने उद्देश्य से, अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है और विशेष करके मध्य प्रदेश कांग्रेस को जब से जीतू पटवारी जी आए हैं तब से मध्य प्रदेश की स्थिति और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और कांग्रेस का पुराना जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तब वह मान्य संवैधानिक परंपराओं पर प्रहार करती है और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़कर फिर से सत्ता में आने की जुगाड़ करती है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को अयोग्य घोषित कर दिया तो उन्होंने इस देश के ऊपर आपातकाल लागू करने का काम कर दिया। तो सत्ता में बैठे रहने के लिए, सत्ता में केन प्रकार से बने रहने के लिए कांग्रेस पहले समय से करती आई है। अगर आज ये जीतू पटवारी जी की कांग्रेस भी समाज को बांटने के लिए जातिगत व्यवस्थाओं को ताने बाने तो समाज को बांटा जा रहा है। मिश्रा जी, आपने सुना राजपाल जी कह रहे हैं समाज को बांटा जा रहा है। देखिए, तो ये तो इनका पुराना हमारे मित्र है। हैं, राजपाल जी हमारे राजनीतिक मित्र हैं। पहले तो मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गांधीवाद को अपनाने की बात कही है। जिसके हृदय में, जिसके मस्तिष्क में कोर से बैठा हुआ है वो विचारधारा यदि गांधी जी की अपनाने की बात करती है तो मैं उनका साधुवाद देना चाहूंगा। बात चल रही है जातिगत जनगणना की, वे लेकर आ रहे हैं जीतू पटवारी जी को। जीतू पटवारी जी की चिंता हमें करने दीजिए, हम कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। आप चिंता कीजिए। शायद मोहन यादव जी के परिवार में शोक हुआ था तो वो सुन नहीं पाए थे या पढ़ नहीं पाए होंगे राजपाल जी, उस दौरान उज्जैन में व्यस्त होंगे। मोहन भागवत जी ने केरल में, जो उनकी अध्यक्षता में केरल में बैठक हुई थी संघ की, उनमें उनके प्रतिनिधि ने मीडिया से चर्चा करते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। तो पहले आदरणीय राज्यपाल जी मोहन भागवत जी के विचारों से अवगत हो जाएं, संघ के विचारों से अवगत हो जाएं, जिनके रिमोट से वो चल रहे हैं। जी राज्यपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल के मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये है कि भाई गांधीवादी के आभार धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है उसमें तीसरी पंचनिष्ठा यह है कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समता युक्त एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। तो ये तो हमने पार्टी की स्थापना करी जब हमारी पंचनिष्ठा में डालने का काम कर दिया था। माननीय मोहन यादव जी परम पूज्य जी ने जो बात कही है उस बात का आधा इन्होंने बताया, उसके आगे की लाइन नहीं बताई है माननीय मिश्रा जी ने। आगे की लाइन यह है कि इस प्रकार के जातीय समीकरण या जातीय आंकड़ों को राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग करने की संभावना ज्यादा खड़ी करने का काम कांग्रेस कर रही है। सामाजिक सर्वे हो, जातिगत जो है, बिल्कुल जातिगत जनगणना को लेकर ये अभियान चलाने का प्रयास है, लेकिन ये अभियान कितना सफल होता है दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस जातिगत जनगणना पर जोर दे रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार एमपी में जातिगत जनगणना से फायदा किसको मिलने वाला है। और अब बात जातिगत जनगणना पर जोर के बाद छत्तीसगढ़ की अन्य महंगी पड़ी फटकार। राजनांदगांव जिले में छात्राओं को धमकी देने वाले डीईओ अभय जायसवाल को हटा दिया गया। स्कूली बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप के चलते जिला शिक्षा अधिकारी पर यह बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। बता दें कि ग्राम आलीवारा की हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। सरकारी स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर छात्राएं बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पहुंच गई। अब इसी दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया था कि डीईओ अभय जायसवाल ने उन्हें जमकर फटकार लगाई, जेल भेजने तक की धमकी दे दी। मामला सुर्खियों में आ गया। सीएम के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ अभय जायसवाल को पद से हटा दिया और अब जनता जोगी कांग्रेस ने स्कूली छात्र छात्राओं से बदसलूकी करने के मामले में डीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर दी। जेसीसी जे के जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ सीएसपी को एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और डीईओ अभय जायसवाल पर एफआईआर करने की मांग तक कर दी है। राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट से एक छात्रा जो कि अलीवारा से आई हुई थी शिक्षक के मांग को लेकर, और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे डराया चमकाया गया और जेल तक भेज देने की बात की गई, जिसमें वो रोते हुए जिला कलेक्ट्रेट से बाहर निकली और पत्रकार साथियों से अपनी बात को रखा, जो कि अभी पूरे देश में वायरल हो रहा है। तो हम उस नाबालिग छात्रा के ऊपर जो जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे प्रताड़ित किया है उसके ऊपर एफआईआर की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आए।
की पड़ी फटकार। दरअसल हुआ ये था कि डीओ के पास स्टूडेंट पहुंचे थे, क्योंकि उनके पास भाई पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे। 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और ये कह रहे थे कि पिछले साल भी उन्होंने बिना शिक्षक के पढ़ाई की है। कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में आवेदन लेकर ये छात्र छात्राएं पहुंची तो कलेक्टर ने इन स्टूडेंट को डीईओ के पास भेज दिया था। अब डीईओ महोदय भड़क गए। वो ये कहने लगे कि ये एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा है और आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए और उन्हें फिर वहां से भगा दिया गया। हालांकि पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये ऐसा ही चल रहा है। स्कूल में कोई टीचर नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। कई बार हाई स्कूल के शिक्षक उन्हें पढ़ा देते हैं, कई विषय के तो टीचर ही वहां पर मौजूद नहीं है। हालांकि कलेक्टर ने कहा था कि 2 दिन रुकिए और उसके बाद व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन डीओ ये कहते हुए नजर आए थे कि मैंने तो सिर्फ बच्चों को समझाया था। स्कूल में तालाबंदी कानून के खिलाफ इस तरह की बातें उन बच्चों ने एप्लीकेशन में लिखी थी और इससे पालकों को, पेरेंट्स को परेशानी हो सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट है इन्होंने अपने गलत ढंग से ले लिया और मैं उनसे खुद मिलूंगा, उन्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा। बच्चे हैं, इस तरह की बातें अब डीईओ महोदय कहते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि डीईओ अगर हैं तो वो तो शिक्षा से जो भी रिलेटेड परेशानियां होंगी, चाहे वो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, स्कूल है, कुछ भी परेशानियां उनसे साझा की जा सकती हैं, उनके पास पहुंचा जाता है। लेकिन ये बच्चे जब यहाँ पहुंचे तो डीईओ उन पर नाराज क्यों हो गए थे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं इस गांव के, अलीवारा गांव के, जो डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, ये लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रहे थे। और ये जो बच्चे हैं ये 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, जो लगभग जो इनका जो सत्र है वो 2 महीना बीत चुका है। इसके बावजूद इनके शाला में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है जो इन्हें 12वीं की पढ़ाई करवा सके। इसके साथ ही जो 11वीं की इन्होंने पढ़ाई की, साल भर इनके पास एक भी शिक्षक नहीं थे। लंबे समय से ये मांग कर रहे थे डीओ से और शिक्षा विभाग से कि उन्हें शिक्षक दिलाया जाए, जो उन्हें 12वीं, जो कि बोर्ड है, जो इनका बेस तैयार होगा वो 12वीं से ही तैयार होगा। इस नाते हुए लगातार जिला शिक्षा अधिकारी से मांग कर रहे थे कि शिक्षक उन्हें दिलाया जाए, लेकिन इन सब चीजों को वो लगातार अनसुना कर रहे थे। जब वे कलेक्टर के पास अपनी मांग लेकर पहुंचे तो कलेक्टर महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर आपको शिक्षक दिलवाए जाएंगे। लेकिन जब यही बात वे डीओ के पास लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था कि यदि जल्द ही हमें शिक्षक नहीं दिलाए जाएंगे तो अब हटा दिया गया। लेकिन परेशानी दूर होगी कि नहीं, बच्चों की ये फिलहाल देखना होगा, नजर बनाए रखिए। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो डीओ अभय जायसवाल पर एफआईआर दर्ज करने की अब मांग की गई है। हालांकि सरकार तक जब ये मामला पहुंचा तो उन्हें हटा दिया गया है। इसी के साथ महंगी पड़ी फटकार के बाद फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।